एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने यूनिट 3 हेल्थ के यूनिट से जल एवं वायु जनित रोगों के बारे में, जो हमारा 6 टॉपिक है। यूपी गवर्नमेंट ने जो हमें सिलेबस दिया है उसमें ये हमारा 6 टॉपिक है। काफी बड़ा टॉपिक है और ये इस पूरी यूनिट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं, और इसमें से आपसे कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को मैं बनाऊंगी 2 पार्ट्स में, सो दिस इज आवर पार्ट 1 वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपकी जो लाइफ है वो अच्छी जाएगी, आप अपने एम को, अपने गोल को अचीव करेंगे और पूरी डेडिकेशन के साथ में आप अपने गोल के लिए वर्क करेंगे फॉर दिस ईयर नाउ। चलिए बात करते हैं जल एवं वायु जनित रोगों के बारे में। विभिन्न रोगों को उत्पन्न करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के रोगाणु अति सूक्ष्म तथा असंख्य प्रकार के होते हैं। मतलब बहुत सारे रोग होते हैं हमें, और उनके हर एक रोग के का कारण एक रोगाणु होता है जो बहुत छोटा होता है और मल्टीपल नंबर में ये होते हैं। जीवाणुओं के माध्यम से संक्रमित होने वाला मुख्य रोग है। मतलब जो जीवाणुओं से मेनली जो बीमारियां होती हैं, जिनसे ज्यादा संक्रमण वाले रोग जो होते हैं वो हैं जैसे कि चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, म्यादी बुखार, पेचिस, अतिसार, हैजा, आहार विषाक्तता और मलेरिया। और ऐसे ही अन्य भी कई बीमारियां होती हैं जो कि जीवाणुओं के कारण संक्रमित होते हैं और उन्हीं के कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। अगर हम एक एट अ ग्लांस देखें डिजीज क्या होती है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो डिजीज है वो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू फैलने वाले वो रोग हैं जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं और व्यक्ति को बीमार कर देते हैं, उसकी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं, मतलब उसकी कार्य क्षमता हीन होने लगती है। तो जैसे कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, कुछ है जल, भोजन, पेय पदार्थ तथा दुग्ध वाहित रोग, फिर कुछ होते हैं वायरस तथा वायु वाहित रोग, फिर है कीट व जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न रोग, फिर है कृमि वाले रोग, और कुछ होते हैं प्रत्यक्ष संपर्क वाले लोग जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कई टाइप में इनको डिवाइड कर सकते हैं। इनके बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वाले चार्ट को आप अपनी कॉपी में जरूर बना लें और उसके नीचे इनके एग्जाम्पल जैसे कि हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, इन सारी चीजों को जरूर लिख लें। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, आप मेमोराइज करना पड़ेगा। ये चीजें समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, सिर्फ समझने से आप उनको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाली जो पूरा पोर्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 का, और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और कई तरीके से, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि प्रत्यक्ष फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो आपको उसमें ऑप्शन होंगे और आपको एक सिलेक्ट करना होगा, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग जिस तरीके से दी जाती है, अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो वैसे भी पूछा जा सकता है कि आपको सामने लिख दिया जाए कीट द्वारा फैलने वाले, प्रत्यक्ष संपर्क वाले, वायरस वाले, कृमि वाले, जल भोजन वाले, प्रोटोजोआ वाले, फिर सामने आपको उसका मीनिंग, आपको उसका सही आंसर बताना हो कि ये कौन सा रोग किसकी कैटेगरी में आता है। तो ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर करके अपनी यहाँ पर लर्न करनी है, सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना आए और आप मतलब वहां कंफ्यूज ना हो। फिर है हम एक ये देख सकते हैं कि किन किन माध्यम से, किन किन चैनल्स से इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कि इसको यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो मानवीय स्रोत होते हैं, निर्जीव स्रोत होते हैं, और पराश्रयी जीवों द्वारा भी होता है। पराश्रयी जीव वो होते हैं जो कि एक मतलब जो अनजाने में जो हमारा संक्रमण है उसे संक्रमित करते हैं, मतलब जीवाणुओं को ट्रांसमिट कर देते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, कृमि और पराश्रयी जीव। और निर्जीव स्रोत हैं जैसे कि जल, भोजन, दूध, धूल, हवा, प्रदूषित पदार्थ, ये चीजें निर्जीव हैं। और मानवीय स्रोत है जैसे कि आपकी लार के द्वारा, आपकी श्वास के द्वारा। जो अब कोविड है, कोविड भी कई मीडियम से फैलता है ना, तो उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि इस वीडियो में मैंने उसे कवर नहीं किया है, बट मैं एक वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर दूंगी, सो दैट यहाँ पर इसी टॉपिक में, क्योंकि ये करंट है और करंट से चीजें पूछी जाती हैं।
तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे, सो दैट आपको उससे भी अपने नोट्स आप तैयार कर लें। तो उसके बाद है आंतों व मूत्र के द्वारा, त्वचा द्वारा, यौन संपर्क द्वारा और रक्त द्वारा। इस तरीके से आपके जो चैनल्स हो सकते हैं इन्फेक्शन के, वो कई हो सकते हैं, तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि संक्रामक रोग के स्तर, मतलब किस किस स्टेज में आपका संक्रामक रोग होता है, मतलब उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। जैसे एक होता है ना कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप यू विल मेक अ प्लान कि आपको क्या बनाना है, फिर आप एक रॉ मटेरियल्स लेंगे, फिर उनकी चॉपिंग वगैरह करेंगे, आप वॉशिंग करेंगे, चॉपिंग करेंगे, उसके बाद आप अपने सारे जो मसाले हैं उनको तैयार करेंगे, जो चीजें पीसने की हैं उन्हें पीस कर रखेंगे। उसके बाद आप अपनी मतलब गैस का काम करेंगे, आप उसको बनाएंगे, राइट, फ्राइंग, और ये सारी चीजों का एक स्टेजेस होती हैं, उसके थ्रू आप एक फाइनल चीज पर पहुंचते हैं। वैसे ही जैसे आपने टीजीटी का फॉर्म भरा होगा, पहले नोटिफिकेशन आया, फिर आपने फॉर्म भरा, फीस सबमिट की, डिटेल्स भरी, उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे, तब एग्जाम देंगे, तब रिजल्ट आएगा, तब मेरिट लिस्ट बनेगी। इन द सेम वे संक्रामक रोग के भी स्तर होते हैं। जैसे कि पहला है उद्भव काल, मतलब किस टाइम, मतलब ये कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको पता चलेगा कि ये वाला रोग, पर्टिकुलर रोग कितने टाइम में आपको अपने लक्षण दिखाने लगेगा। जैसे कि कहते हैं कि जो कोविड है, कोविड के 7 डेज में आपके लक्षण जो हैं वो देखने को मिलने लगते हैं, मैक्सिमम 7 डेज, उससे पहले भी आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रारंभिक लक्षण या आक्रमण काल, मतलब फिर उसके बाद आपके प्रारंभिक लक्षण क्या है, फिर उसके बाद एकदम एकदम सीवियर वाले जो लक्षण होते हैं, जो आक्रमण काल कहलाता है, वो क्या है। फिर उसके बाद रोग की तीव्रता की अवधि कितनी है, मतलब कौन से स्टेज पे जाके, और जो रोग है वो सबसे ज्यादा एकदम आपको पैनिक कर देता है, सबसे ज्यादा आपको परेशान कर देता है। रोग के लक्षणों का दबना एवं रोग मुक्त की प्रारंभ, मतलब जैसे कि अभी हम करंट की ही बात करते हैं, तो कोविड में आपको 14 to 15 डेज क्वारंटीन रहना पड़ता है। क्यों रहना होता है? क्योंकि उस समय पे आपके रोग के लक्षणों का दबना शुरू हो जाता है और आप रोग मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। फिर होता है लास्ट आपकी फाइनल रोग मुक्त की स्थिति, मतलब आप जो बीमारी है उससे फ्री हो चुके हैं, आपकी बॉडी रिकवर कर चुकी है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। तो इस तरीके से कुछ स्तर होते हैं। हो सकता है आपको ये सारे स्तर दिए जाए और आपको इनको सीक्वेंस में लगाना हो सकता है कि आपको ये पूछ लिया जाए कि कितने स्तर में एक संक्रामक रोग को मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं, तब आप बताएंगे कि ये 5 स्तर में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी यूनिट का, तो इसमें से मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम डिवाइड कर लेते हैं रोगों को कि वो किस तरीके से मतलब संक्रमित होते हैं, मतलब कैसे स्प्रेड होते हैं। तो है रोग विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न कारणों से फैलने वाले। जैसे कि किस कारण से कौन सा रोग फैलता है, मीडियम क्या है उसका। तो जल, भोजन, पेय पदार्थ तथा दुग्ध वाहक रोग होते हैं। हैजा, टाइफाइड, मोतीजरा, टाइफाइड जिसे मोतीजरा भी कहते हैं, डिप्थीरिया आदि। अब आपसे जो बेसिकली यूनिट में पूछा गया है वो जल और वायु द्वारा संक्रमित पूछे गए हैं, लेकिन उनके अलावा भी आपसे जो रोग हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो उनको हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट जो संक्रामक रोग हैं जिनके बारे में ये लोग पूछते हैं, हम उनको भी फॉर श्योर तैयार कर लेंगे। तो जल से ये हमारे फैलते हैं। फिर उसके बाद है वायरस या फिर वायु जनित रोग, वायु वाहक रोग, वो है चेचक, छोटी माता, काली खांसी, क्षय रोग, पोलियो। आपको पोलियो का पूरा नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि पोलियो मेलाइटिस होता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि मतलब इस वाले नाम का ऑल्टरनेटिव नाम और क्या होता है, जैसे कि टाइफाइड को हम मोतीजरा कहते हैं, मोतीजरा क्यों कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है कीट एवं जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न रोग, मलेरिया, फाइलेरिया इत्यादि। अब देखिए आपको पूछा तो केवल वायु जनित और जल जनित रोग है, लेकिन आपको मलेरिया के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, और जबकि वो फैलता कीट के द्वारा है। तो आपको ये वाली कैटेगरी उन्होंने पूछी नहीं है, बट आपसे इस तरीके के इस वाले टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका प्रत्यक्ष संपर्क से फैलने वाले रोग, जैसे कि जल संत्रास यानी कि हाइड्रोफोबिया भी आपसे पूछा जाता है, जो कि आपको किससे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। गुप्त व यौन रोग,
फिर है टेटनस, टेटनस के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, ट्रोकोमा और रैकबीज। इस तरीके से प्रत्येक संपर्क से आने वाले ये रोग होते हैं। फिर होता है कृमि रोग, कृमि रोग है गोल कृमि, डोरे कृमि, अंकुश कृमि और ग्यूनिक कृमि। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इन डिविजन्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम बेसिकली अपने टॉपिक पर आते हैं अब कि जल जनित रोग कौन कौन से हैं। तो जल जनित रोगों में पहला आता है हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये बेसिकली बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है जो कि 2 से 5 साल के बच्चों को होता है। अब आपको क्या याद रखना है भाई, इसमें आपको याद रखना है एक तो बच्चों में होता है और दूसरा किस एज के बच्चों में होता है, 2 से 5 साल के बच्चों में होता है। जीवाणु का रोग है, ये याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रोग जीवाणु का है, कौन सा विषाणु का है। और फिर उसके बाद है वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। ये जल और वायु दोनों के माध्यम से ये फैलता है। जल में भी आपको ये इसमें मिल जाता है, और अगर आपसे पूछा है डिप्थीरिया तो जल और वायु दोनों में फैलता है। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है कि वायु द्वारा फैलता है, और जल की कैटेगरी में भी इसको रख दिया है, सो दैट आपको यहाँ क्लियर रहे कि ये दोनों चीजों से स्प्रेड होता है। फिर उसके बाद इसके जीवाणु का नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरियाई आपको याद रहेगा बाय द नेम ऑफ डिप्थीरिया। कोरिनोबैक्टीरियम आपको याद करना है, बैक्टीरिया इस जीवाणु जिसके थ्रू ये फैल रहा है, और बैक्टीरियम यानी कि ये आपको बेसिकली याद क्या करना है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु है, उसके द्वारा डिप्थीरिया रोग होता है। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसका नाम कितने साल के बच्चों को होता है, सिर्फ बच्चों में होता है, जीवाणु द्वारा होता है, और वायु और जल दोनों के द्वारा संक्रमित होते हैं। फिर उसके बाद इसका संप्राप्ति काल यानी कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो ये होता है 1 से 18 दिन। मतलब आपका जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 1 to 18 डेज हो सकता है, और ये सर्दियों में होता है डिप्थीरिया। बच्चों को होता है 2 से 5 साल के बच्चों को, और सर्दियों में। फिर उसके बाद इसके आते हैं लक्षण, गले में दर्द, घाव, बुखार, बोलने में और खाने पीने में प्रॉब्लम होने लगती है, और आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो आपका अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि वहां पर आपको कंजक्शन फील होने लगता है। इसका उपचार है डिप्थीरियाई एंटीटॉक्सिन नामक इंजेक्शन देना चाहिए, और आपको लिक्विड डाइट तरल पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। वो तो आपको कराना ही होगा क्योंकि गले में दर्द है, घाव है, बुखार है, बच्चा बोलेगा नहीं कुछ, तो आप उसको लिक्विड डाइट ही देंगे, सो दैट उसको डिहाइड्रेशन ना हो, उसको मतलब मेलन्यूट्रिशन ना हो जाए और एनीमिया ना हो जाए, मतलब बच्चे के अंदर कमजोरी ना आ जाए। ये सारी चीजों से बचाने के लिए आपको लिक्विड डाइट देनी है, और आपको इंजेक्शन लगवाना है डिप्थीरियाई एंटीटॉक्सिन। तो आपको ये याद रखनी है सारी ही चीजें। इसका संप्राप्ति काल, इसके लक्षण आप एक बार को मिस कर सकते हैं क्योंकि लक्षण, लेकिन आपको लक्षण के बेसिस पर भी रोग पूछा जा सकता है कि आपको लक्षण दे दिया, पूछा जाए कि ये किस रोग के लक्षण हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उपचार में आपको इसका जो इंजेक्शन है वो याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 2 म्यादी बुखार, या फिर जिसे मोती जरा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम टाइफॉइड भी कहते हैं। इसका कारण है जल, दूध एवं भोजन में बैक्टीरिया इसके उपस्थित होते हैं। मतलब इनके थ्रू आपको जल के द्वारा, दूध के द्वारा और भोजन के द्वारा ये बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। और जो बैक्टीरिया है इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो इसके थ्रू आपका जो टाइफॉइड है वो स्प्रेड होता है। आपको ये भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में, क्योंकि टाइफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टाइफॉइड। तो आपको सिर्फ याद रखना है साल्मोनेला आपको याद रखना है, जिससे आपको याद रहेगा कि टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है। फिर उसके बाद आता है हमारा हैजा, नंबर 3 जिसका कारण है जीवाणु, जो जीवाणु है इसका वो है विब्रियो कॉलेरी, जो आपको पता होगा। हैजा के तो बहुत हम लोग 6 to 8 में भी ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तब भी हमने पढ़े थे, 12th तक ये सारे टॉपिक्स चलते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे बोर्ड्स में आते थे। तो आपके जीवाणु है इसका विब्रियो कॉलेरा, ये इसका जो शेप होती है हैजा की वो अल्प विराम जैसी होती है, लाइक दिस। ये वाला जो ये इमेज है आपकी, ये वाले की जैसे होती है, पानी में ज्यादा पनपते हैं और मक्खियों द्वारा ये ट्रांसमिट होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए हैजा जो है वो मक्खियों द्वारा, मतलब जीव उनके द्वारा ट्रांसमिट होता है और पानियों में हैजा पनपता है।
फिर उसके बाद है उद्भव अवधि है, ये कुछ घंटों में ही विकराल रूप धारण कर सकता है और लक्षण प्रकट होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। फिर है लक्षण, यानी कि इसमें आपको वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं आपकी, क्योंकि इसके कारण आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा और मेल न्यूट्रिशन होगा, तो आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाएंगे, ये कॉमन सी बात है। और शरीर में जल की कमी हो जाएगी क्योंकि आपको लूज मोशंस भी हो रहे हैं और आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, तो आपका बॉडी जो वाटर लॉस है वो ज्यादा होगा, इससे आपको डिहाइड्रेशन यानी कि जल की कमी शरीर में होने लगेगी। फिर है इसका प्रारंभिक उपचार। तो प्रारंभिक उपचार में प्रारंभ में इसमें प्याज का अर्क दिया जाता है, मतलब प्याज को कद्दूकस करके उसका जो रस होता है उसको निकाल के वो दिया जाता है, क्योंकि हैजा जो है वो बेसिकली गर्मी से होने वाली बीमारी है और प्याज जो है वो ठंडक प्रदान करती है। और साथ में अमृत धारा जैसी दवा भी इसमें दी जा सकती है। इसमें आपको पर्याप्त आराम की जरूरत है, भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसमें संतरे का रस, जौ का पानी, गाय का दूध, पानी मिलाकर ऐसी चीजें हम इसमें दे सकते हैं। मतलब वही इन शॉर्ट लिक्विड डाइट देनी है आपको, बिल्कुल हल्की डाइट देनी है, वो देना है जो चीजें तासीर में ठंडी हो और जो आपकी बॉडी को थोड़ा ठंडा करने का काम करें। तो इस तरीके से हमने आज अपनी वीडियो को कंप्लीट किया है और इसके आगे के जो वायु जनित और जल जनित रोग हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आपके जो भी होम साइंस रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें चैनल को जरूर शेयर करें, सो दैट बाकी लोगों की भी हेल्प हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।